गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन नॉलेज इन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे जानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट का दो इफेक्ट होता है, एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर लिए। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके उसके बारे में कुछ पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक थेल्स ऑफ माइल्टस यानी थेल्स ऑफ मिलेटस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि एक मैग्नेटाइट ओर होता है, यानी एक मैग्नेटाइट ओर होता है। एक केमिस्ट्री जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि एक मिनरल और एक ओर होता है। तो अर्थ क्रस्ट से वह नेचुरल कोई किसी नेचुरल सब्सटेंस को निकाला जाता है और उसमें मेटल प्रेजेंट हो और उसको इजीली और इकोनॉमिकली यानी आसानी से और कम खर्च में निकाल सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। तो मैग्नेटाइट जो होता है एक आयरन का ओर होता है। तो मैग्नेटाइट ओर के पास ये जो थेल्स ऑफ मिलेटस साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि मैग्नेटाइट ओर के पास एक प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो आयरन को या निकेल को या कोबाल्ट को अपने तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। यानी इसको अपने तरफ ये तुम्हारा क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस प्रॉपर्टी को यानी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या बताया, थेल्स ऑफ मिलेटस क्या बताया था कि एक मैग्नेटाइट ओर होता है जिसके पास वह प्रॉपर्टी होता है कि अगर उसके पास कोई आयरन ले जाओ या निकेल ले जाओ या कोबाल्ट ले जाओ तो उसके तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। यानी उसके पास अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी होती है, यानी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिज्म जो है वो एक मैग्नेशिया प्लेस है। कहाँ पे प्रेजेंट है, एशिया में प्रेजेंट है। यानी मैग्नेटिज्म जो है वो कहाँ से आया हुआ है, मैग्नेशिया एक जगह है और वो जगह कहाँ पे है, एशिया में है। तो याद रखना कि थेल्स ऑफ मिलेटस के अनुसार एक मैग्नेटाइट ओर होता है। उस मैग्नेटाइट के पास वह प्रॉपर्टी होता है कि आयरन निकेल कोबाल्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। और मैग्नेटिज्म जो है मैग्नेशिया वर्ड से आया है और मैग्नेशिया कहाँ पे है, एक प्लेस है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एशिया में प्रेजेंट है। चाइना के लोगों ने क्या बोला कि मैग्नेट है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी मैग्नेट के पास क्या होता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, इन डायरेक्शन होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि when magnet stand in free fall in vertical, then it situated in north south डायरेक्शन। यानी अगर किसी मैग्नेट को हम एक धागे से बांध के और उसको ऐसे वर्टिकली अगर लटका दें तो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्थित होगा, यानी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी के कारण हम मैग्नेट को क्या कहते हैं, लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये मैग्नेट क्या आता है, ये क्या होगा, ये सबस्टेंस which attract nickel, cobalt, iron, निकेल, कोबाल्ट, आयरन etc। और इसको हम क्या कहते हैं,
फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं, इज नोन एज मैग्नेट। यानी वह सबस्टांस जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करे उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। तो अब यहाँ पे सबस्टांस जो होता है दो टाइप का होता है, एक फेरोमैग्नेटिक और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक और ये पैरामैग्नेटिक थोड़ा सीनियर क्लास में पढ़ना है। बस ये याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है उसको हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है उसको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो ये मैग्नेट जो होता है हमेशा क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी रखता है। उसके बाद जो मैग्नेट होता है वो तुम्हारा दो टाइप का होता है, एक नेचुरल भी होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में तुम्हारा अर्थ आ जाएगा, या कोल या पेट्रोलियम वाले खदान से तुम्हारा मैग्नेट निकलता है वो आ जाएगा, और आर्टिफिशियल में तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी जो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जो मैग्नेट बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, यानी नोट में यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये क्या होता है कि एक मैग्नेट विच formed due to electricity is known as इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट में दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रो और एक है मैग्नेट। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का मतलब समझते हो। तो वह सब अगर वह प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से और मैग्नेट बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो जैसे मान लो एक आयरन का रॉड हो गया, आयरन का रॉड या निकेल को बांट कर ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस पे इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या करेंगे, लेमिनेटेड कर देंगे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस, यानी इसको हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो आयरन रॉड होगा वो क्या होगा, बिहेव एज ए मैग्नेट। यानी ये जो आयरन रॉड होगा वो तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है टेम्पोरेरी और एक होता है परमानेंट। यानी एक होता है टेम्पोररी मैग्नेट और एक होता है परमानेंट मैग्नेट। तो टेम्पोररी क्या होगा कि ए मैग्नेट विच लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेरी शॉर्ट टाइम। यानी वह मैग्नेट जो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम समय में खो देता है उसी को हम टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो आयरन यूज कर रहे हैं उस आयरन रॉड की जगह पे, यानी आयरन रॉड की जगह पे हम क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे।
तो उसमें जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप कर देंगे वैसे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना क्या करेगा, बंद कर देगा। तो इसलिए इसको हम टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं। परमानेंट क्या होगा, ये मैग्नेट विच कैन नॉट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन शॉर्ट टाइम, यानी वो मैग्नेट जो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शॉर्ट टाइम में नहीं नहीं खोता है उसी को हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट कब होगा, तो जो ये आयरन रॉड है, यानी ये आयरन रॉड की जगह पे हम क्या करेंगे, निकेल को या कोबाल्ट को रख देंगे, तो उस कंडीशन में वो किसके तरह बिहेव करेगा, परमानेंट मैग्नेट की तरह। यानी एक बार अगर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जा रहा है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जल्दी लूज नहीं करता है। लेकिन इसमें जो है, अगर ये सॉफ्ट आयरन है तो उसमें हम जब तक करंट पास कराएंगे तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही करंट स्टॉप कर देंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये तो जो जो मतलब बहुत कम समय के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है उसको टेम्पोररी, और जो लॉन्ग टाइम के लिए रखता है उसको परमानेंट। तो टेम्पोररी होने के लिए क्या चाहिए, सॉफ्ट आयरन चाहिए, और परमानेंट होने के लिए क्या चाहिए, निकेल और कोबाल्ट चाहिए। उसके बाद आता है कि द शेप ऑफ मैग्नेट इज डिफरेंट, यानी जो शेप ऑफ मैग्नेट होता है वो तुम्हारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो अपने यूज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कुछ मैग्नेट होता है जो रेक्टेंगुलर होता है, तो रेक्टेंगुलर को हम क्या कहते हैं, बार मैग्नेट कहते हैं। और बार मैग्नेट का आप अपने स्कूल के लाइब्रेरी में, सॉरी लेबोरेटरी में, साइंस लैब में जाओगे तो उसमें देखोगे तो ये तुम्हारा किस शेप में रहता है, ये मतलब ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर होता है। तो जो रेक्टेंगुलर शेप में रहता है उसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। उसके बाद हॉर्स शू मैग्नेट होता है, यानी जो हॉर्स का जो नीचे का पैर होता है उसके शेप में जो मैग्नेट होता है उसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। कुछ मैग्नेट सर्कुलर होता है जो रेडियो या टेलीविजन में रहता है, और कुछ यू शेप मैग्नेट होता है। यानी मैग्नेट का जो शेप होता है अपने एज के अकॉर्डिंग, यानी उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, बहुत टाइप का होता है, यानी अलग अलग होता है। उसके बाद आता है ए पोल और मैग्नेट। तो पोल ऑफ मैग्नेट, तो पहले पोल क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक कोई मैग्नेट हो गया और इसके पास में क्या करेंगे, ये आयरन का पार्टिकल हो गया और ये तुम्हारा मैग्नेट हो गया। तो जब मैग्नेट के पास आयरन का पार्टिकल रखेंगे तो इस यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आयरन का पार्टिकल है वो ऑलमोस्ट इसके दोनों एंड पे सबसे अधिक अट्रैक्ट हो जाता है, और मिडिल में क्या आता है, कम होता है। यानी अगर कोई आयरन का पार्टिकल है वहां पे एक छोटा सा मैग्नेट लेके जाएंगे तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखेंगे कि जो आयरन का जो पार्टिकल है उसके दोनों एंड पे अधिक अट्रैक्ट हुआ है, और वहां बीच में जो है वो कम है। तो दोनों एंड पे अधिक है, यानी वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है, जिसके कारण वो आयरन पार्टिकल को अपने तरफ क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। तो इसीलिए पोल क्या होता है, ये प्लेस एट द बोथ एंड ऑफ मैग्नेट
force of attraction is maximum and force of attraction is maximum, so this end is known as पोल। तो इसलिए उस एंड को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अब जो पोल होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो उस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्थ पोल और एक तुम्हारा क्या होगा, साउथ पोल। इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि एक मैग्नेट को अगर फ्री स्पेस में ऐसे लटकाते हैं तो क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। तो जो पार्ट मैग्नेट का, वह पार्ट जो नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित होता है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और मैग्नेट का वह पार्ट जो साउथ डायरेक्शन में स्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। यानी ए पार्ट ऑफ मैग्नेट प्रेजेंट इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो उसको हम नॉर्थ पोल, और ये पार्ट ऑफ मैग्नेट प्रेजेंट इन साउथ डायरेक्शन, तो उसको हम साउथ पोल कहते हैं। अब यहाँ पे याद रखना कि नेक्स्ट पॉइंट कि मैग्नेट ऑलवेज contain two पोल, यानी मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल होता है, यानी उसके पोल को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा। तो जैसे यहाँ पे मान लो कि अगर ये मैग्नेट है नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, अगर इसको बीच से काट भी देंगे तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। यानी अगर मैग्नेट को हम कितना पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो कभी भी एक पोल का मैग्नेट ऑब्टेन नहीं होता, हमेशा उसके पास क्या होता है, दो पोल होता है। नोट में याद रखना, ए लाइन which join the pole of magnet is known as magnetic axis। यानी वह लाइन जो किसी, यानी वह लाइन जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में क्या करता है, ज्वाइन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। उसके बाद मैग्नेट प्रोड्यूस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन मैग्नेटिक substance due to magnetic induction। यानी अगर कोई मैग्नेट है वो किसी मैग्नेटिक सबस्टेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे लाता है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई मैग्नेट है तो इसका नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है, और यहाँ पे अगर कोई आयरन है तो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमेशा जानते हो कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी नॉर्थ साउथ रहेगा तो अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ रहेगा तो क्या होगा, रिपेल होगा। तो उस कंडीशन में ये इसके तरफ अट्रैक्ट कब होगा, जब ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाता है, और ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाता है। तो ये जिस प्रॉपर्टी के द्वारा ये वाला पार्ट नॉर्थ और ये वाला पार्ट साउथ हुआ है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ध्यान रखना है कि अगर किसी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को
अगर हम आप मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके द्वारा आता है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा आता है। उसके बाद आता है कि मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन केस ऑफ फॉल या स्ट्रॉन्ग हीटिंग या हैमरिंग। यानी जो मैग्नेट होता है अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है किस कंडीशन में, जब उसको बार बार किसी ऊंचाई से गिराएंगे तब, उसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तब, और उसके बाद उसको अगर किसी चीज से बार बार पीटेंगे तो उस कंडीशन में वो जो मैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर देता है, लूज कर देता है। उसके बाद याद रखना प्रॉपर्टी ऑफ पोल में, तो यहाँ पे सेम पोल रिपेल टू each other, जैसे ए नॉर्थ ये कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये भी कोई मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा रिपल्सन फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू एज अदर, यानी यहाँ पे अगर नॉर्थ है ये साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है ये साउथ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट हुआ, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो सेम पोल रहेगा तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। अगर अपोजिट रहेगा तो उन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। उसके बाद आता है मोलेक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी मोलिकुलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मोलिकुलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म कौन क्या होता है, तो इसको एक जर्मन साइंटिस्ट वेबर ने दिया था। यानी एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, वेबर था। तो मोलिकुलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म को पहले वेबर ने दिया था और बाद में इस पे रिसर्च थोड़ा सा सुधार कौन किया, तो तुम्हारा एविन ने। यानी याद रखना कि मोलिकुलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म को कौन दिया था, वेबर ने दिया था, और बाद में इसमें रिसर्च कौन किया, यानी थोड़ा सा सुधार कौन किया, एविंग्स ने। तो इन्होंने क्या बताया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूस्ड इन मैग्नेटिक सबस्टेंस। यानी जो मोलिकुलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म था उन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूस्ड इन मैग्नेटिक सबस्टेंस ड्यू टू मैग्नेट। यानी मैग्नेट के हेल्प से हम मैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला सकते हैं। वो कैसे, तो जैसे यहाँ पे मान लो एक मैग्नेट है और एक आयरन है, अगर इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन करा देंगे, यानी दोनों का आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो मैग्नेट होगा यानी ये जो आयरन होगा वो कुछ देर के बाद तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यानी इसी को, तो यहाँ पे पहला इसका थ्योरी यही था कि कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस है उसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके द्वारा ला सकते हैं,
तो यहाँ पे मैग्नेट के द्वारा ला सकते हैं, और उसमें जैसे फ्रिक्शन आ गया तो उस कंडीशन में नेक्स्ट सेकेंड नंबर इसका थ्योरी था कि every atom of magnet behave as a small magnet। यानी जानते हो कि कोई भी सबस्टेंस तुम्हारा क्या है, मैग्नेट से सॉरी एटम से बना हुआ है, तो जो मैग्नेट भी होगा वो भी क्या होगा, एटम से बना होगा। तो जो मैग्नेट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, तो एटम भी क्या होगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी उसके पास भी तुम्हारा क्या होगा, दो पोल होगा, एक नॉर्थ और एक तुम्हारा क्या होगा, साउथ पोल। थर्ड नंबर में कि द एटम ऑफ मैग्नेट इज represented by एरो, यानी इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको नॉर्थ और इसको साउथ कहते हैं। यानी इसको नॉर्थ, यानी एक एंड को नॉर्थ और एक एंड को क्या कहते हैं, साउथ। उसके बाद 4 नंबर में क्या है, इन केस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि अगर कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, और उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो जब यहाँ पे हम मैग्नेटाइजेशन के कंडीशन में क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई सबस्टेंस है तो जब यहाँ पे हम इसमें हम मैग्नेट क्रिएट करेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, यानी इसमें अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला रहे हैं तो इसका जो एक एंड होता है, यानी एक एंड पे पूरा जो नॉर्थ पोल प्रेजेंट होंगे, यानी इस पार्ट का नॉर्थ और एक साउथ होता है, तो एक एंड पे क्या होगा, नॉर्थ पोल शिफ्ट होने लगेंगे और एक पोल पे क्या होंगे, साउथ पोल शिफ्ट होने लगेंगे। यानी जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक सबस्टेंस है, यानी ये मैग्नेटिक सबस्टेंस है जिसको हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट में चेंज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये मैग्नेटिक सबस्टेंस एटम से मिलकर बना होगा। एटम के पास क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल होगा, तो जब इसमें करंट सप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे इसके अंदर जितना एटम होगा सबका नॉर्थ पोल एक एंड पे शिफ्ट होने लगता है और सबका साउथ पोल दूसरे एंड पे शिफ्ट होने लगता है। और जब पूरा नॉर्थ और पूरा साउथ पोल दोनों एंड पे सेपरेट हो जाता है तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। उसके बाद इसमें कंक्लूजन याद रखना कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि जैसे यहाँ पे अगर कोई रेस्ट चार्ज है तो उसके पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे फ्री, यानी अगर यहाँ पे इंसुलेटेड मूविंग चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर यहाँ पे अगर किसी कहीं पे चार्ज मूव कर रहा है तो उस कंडक्टर के पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों प्रेजेंट रहेगा। अगर यहाँ पे कोई कंडक्टर है, करंट फ्लोइंग कंडक्टर, यानी कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसके पास केवल मैग्नेटिक फील्ड होता है।
यानी इस कंडीशन में इसके पास केवल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे नोट में याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका दो गो होता है, एक होता है एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट होता है वो तुम्हारा वेबर होता है और इसको WB से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो इसका अदर यूनिट होता है वो होता है टेस्ला होता है, TESLA। टेस्ला क्या होता है, तो वेबर, ये किसके इक्वल होगा, तो वेबर पर स्क्वायर मीटर। यानी टेस्ला क्या होता है, वेबर पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर में जितना वेबर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। तो उस कंडीशन में याद रखना कि टेस्ला इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा वेबर पर स्क्वायर मीटर। तो उस कंडीशन में यहाँ पे वन यानी वेबर और टेस्ला में ये पूछेगा रिलेशन, याद रखना कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁻⁴ वेबर होता है, वेबर। ये आ जाएगा। अब यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यानी अब क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे उसमें जानते थे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा चार्ज के चारों ओर का वह रीजन जिसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा। इसमें मैग्नेट का चारों ओर का वह रीजन जिसमें अनदर मैग्नेट रखने पे क्या होगा, उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी ये क्या होगा, ये स्पेस और रीजन, यानी स्पेस और रीजन अराउंड द magnet where another magnet experience a force of attraction or repulsion is known as मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह रीजन जिसमें अनदर मैग्नेट रखने पे इस पे अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और यहाँ पे एन इमेजिनरी लाइन which represent the magnetic field of magnet is known as magnetic field line। यानी वह इमेजिनरी लाइन जो किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे ये तुम्हारा कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ में होता है मैग्नेट के बाहर, और इन साइड में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। इसलिए क्या होता है, क्लोज पाथ का फॉर्मेशन करेगा। यानी मैग्नेट के दो पार्ट, एक तुम्हारा आउटसाइड और एक इनसाइड। तो जो आउटसाइड में होगा वो कहाँ से होगा, नॉर्थ से साउथ, और जो इनसाइड में वो क्या होगा, साउथ से नॉर्थ। उसके बाद इट फॉर्म क्लोज
लूप, यानी ये कैसा फॉर्मेशन करता है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हारा क्या हो रहा था, क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं कर रहा था। तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ में और अंदर जो होता है साउथ से नॉर्थ में आता है। और सेकेंड तुम्हारा क्लोज लूप का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे थर्ड है कि अगर यहाँ पे एक कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कर्व है और इसके इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे। तो ये जो टेंजेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड के। उसके बाद 4 नंबर में तो मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी जो दो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन 1 है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 है, तो दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो इस पे टेंजेंट एक इस पे आ जाएगा और एक इस पे आ जाएगा, तो दो टेंजेंट हो जाएगा और दोनों टेंजेंट क्या होगा, दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट are drawn and it represent two direction of magnetic field, but it is impossible, यानी ये दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि तुम्हारा क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या है कि ये आया। अब जैसे यहाँ पे जानते हो कि जैसे अब यहाँ पे जैसे जानते हो कि जैसे यहाँ पे वहां पे कूलॉम लॉ था, तो कूलॉम लॉ क्या था कि यहाँ पे दो चार्ज है तो दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम ने एक लॉ दिया था जिसको हम कूलॉम लॉ के नाम से जानते थे। अब यहाँ पे कूलॉम ने ही दिया था, लेकिन इसमें हम क्या जानेंगे, इसको कूलॉम इनवर्स स्क्वायर रूल ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी यहाँ पे क्या होगा, कूलॉम स्क्वायर लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इसने क्या बताया था कि व्हेन टू पोल ऑफ मैग्नेट सेपरेटेड each other, then it experience a attractive or repulsive force। यानी यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे एक मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ M1 है, दूसरा मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ M2 है। अगर इन दोनों में अगर ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, तो रिपल्सन ये नॉर्थ से साउथ, तो अट्रैक्शन, और इन दोनों को r डिस्टेंस पर रखें तो यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को कौन दिया था, कूलॉम ने, और इस लॉ को क्या कहते हैं, कूलॉम इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जो F होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 M2, यानी M1 M2 यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ
पोल है। उसके बाद F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ये क्या है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे याद रखना कि जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है उसका जो वैल्यू होता है 10 के पावर -7 इन न्यूटन, ये आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर बाई ये जो स्ट्रेंथ ऑफ पुल है, नोट में याद रखना कि एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पुल ऑफ मैग्नेट, यानी जो नॉर्थ और साउथ पुल का जो एस यूनिट है वो क्या होता है, तो सिंपल से याद रखो कि जैसे एक वायर है, इस वायर में हम करंट फ्लो कराएंगे तो करंट तो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, तो करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, एम्पियर। और इस वायर का लेंथ क्या है, मीटर में, तो इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। तो उस कंडीशन में ये एम्पियर मीटर इनटू एम्पियर मीटर, तो इसे ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा 10 के पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या इसी को हम 10 के पावर -7 हेनरी, यानी 10 के पावर -7 हेनरी, और यहाँ पे हेनरी पर मीटर भी कहते हैं, यानी यहाँ पे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी कह सकते हो या हेनरी पर मीटर भी कह सकते हो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे देगा कि द स्ट्रेंथ ऑफ पोल ऑफ मैग्नेट आर 5 एम्पियर मीटर and -10 ampere meter are situated at 5 meter. So find force of attraction, तो ये क्या करना है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन निकालना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक 5 एम्पियर मीटर है और एक तुम्हारा क्या है, -10 एम्पियर मीटर है, दोनों को 5 मीटर पर रखा है। तो इस फोर्स का नेचर क्या होगा, तो पहला क्या होगा, एट्रैक्टिव, और यहाँ पे जानते हो कि F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे तो 10 के पावर -7, m1 के जगह पे 5, यहाँ पे 10 और ये 5 का होल स्क्वायर, इसे कैंसिल 5 2 जा, यहाँ पे 2 इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन। ये दोनों क्या आ जाएगा, उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसको निकाल सकते हो। उसके बाद आता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या था, तो इसको कौन डिस्कवर किया था, तो एक साइंटिस्ट थे ओस्टेड, एक साइंटिस्ट थे ओस्टेड, जिनका फुल नेम क्या है, हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड। तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे उन्होंने क्या किया था कि जैसे एक कंडक्टर को लिया, यानी एक मान लो ये क्या है, कंडक्टर है,
तो उस कंडीशन में इसके दोनों एंड को यहाँ प्लस माइनस, ठीक है। तो दोनों एंड से क्या किया, मैग्नेटिक, यानी एक इन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर को लिया, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पे क्या किया, इसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास को रखा। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शन, यानी एक मैग्नेटिक कंपास क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे उस पर फोर्स लगता है और वो तुम्हारा क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। और इसका यूज जो होता है वो जो जैसे जो जहाज में ट्रेवल करते हैं या एरोप्लेन में, वो डायरेक्शन जानने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को रखा, तो इसका नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्थित होता है। तो इसने क्या दिखा, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे रखा, यहाँ पे नॉर्थ ए नॉर्थ और ए साउथ, तो थोड़ा सा ये अपोजिट हो गया। और उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, यहाँ पे ऐसे आ जाए। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक current is not flow, then it does not deflect। यानी जब इसमें करंट फ्लो नहीं कराया गया तो अब देखा गया कि इस मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि जब करंट को इस डायरेक्शन में एक किया गया तो इट शो डिफ्लेक्शन। और थर्ड कंडीशन में क्या देखा गया कि जब करंट को इस डायरेक्शन में शो कराया गया तो इट शो डिफ्लेक्शन in opposite to previous। यानी जो पहले वाला जो डिफ्लेक्शन था उसके ऑपोजिट, यानी अगर नॉर्थ से साउथ में जा रहा था तो साउथ से नॉर्थ में जा रहा था। इस बार का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जैसे यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे अगर कोई कॉइल है उसमें हम करंट पास करा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि मैग्नेटिक कंपास मूव करेगा। वो मैग्नेटिक कंपास पहले नॉर्थ से साउथ में मूव कर रहा था, हम करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा, तो पहले नॉर्थ से साउथ था तो हम क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। तो इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किया। पहला में करंट पास नहीं कराया तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, सेकेंड में करंट पास कराया तो डिफ्लेक्शन आया, थर्ड में भी करंट पास कराया तो डिफ्लेक्शन आया। बट इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था कि करंट का डायरेक्शन चेंज करने पे ये जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है वो किस पे काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो उसके कंपास पे फोर्स लगेगा, उस फोर्स के कारण डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कहाँ से आ रहा है, तो इसी वायर से आ रहा है ना। तो इसलिए जब किसी कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसको कौन डिस्कवर किया था, ओस्टेड ने। यानी यहाँ पे क्या होगा, व्हेन एवर एन इलेक्ट्रिक करंट is passes through a conductor, then
मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस that phenomenon is known as magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। यानी इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब यहाँ पे है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको बायोट सवार्ट लॉ भी कहते हैं। यानी अगर कोई कंडक्टर है जिससे करंट पास करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। उसको कौन डिस्कवर किया था? उस्टेड ने। लेकिन कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन फार्मूला दिया था? तो बायोट सवार्ट ने। तो बायोट सवार्ट ने क्या किया कि जैसे एक कंडक्टर को लिया जिसमें आई एम्पियर का, मान लेना लेट in the length of conductor is L and I ampere current is flowing through it। यानी आई एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो उस कंडीशन में अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है ए जहां पे हमको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देन वी कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। यानी इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट है ए जहां पे हमको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे याद रखना इसका चार्ज था। पहला क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। यानी जैसे जैसे हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे वैसे वैसे ए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सेकेंड क्या था कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। यानी जैसे जैसे लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ाएंगे वैसे वैसे तुम्हारा क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। उसके बाद अगर इन दोनों के थीटा, तो यहाँ पे डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। यानी जैसे जैसे इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ाते जाएंगे वह उसके साइन एंगल के साथ भी क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। और यहाँ पे डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो ये हो, यानी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? घटेगा। जैसे यहाँ पे सिंपल सा कि अगर मैग्नेट है अगर यहाँ पे रखोगे तो अधिक फोर्स अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे क्या होगा कि बी डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो डेल्टा बी इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई एल साइन थीटा और बाई क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका तो जब भी करते हो कि डेल्टा बी का ऐसा यूनिट तुम्हारा क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। सॉरी, यानी ऐसा यूनिट तुम्हारा ये क्या होगा? वेबर हो जाएगा। और इसको
W B से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे याद रखना कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10 के पावर -4 वेबर होता है। दोनों ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, इन दोनों में ये रिलेशन होता है। सही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे तो ऐसा यूनिट वेबर हो गया। तो उस कंडीशन में अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर दिया रहे, करंट दिया रहे, एंगल दिया रहे, डिस्टेंस दिया रहे, तो यहाँ पे मालूम क्या क्या नहीं है। तो जैसे यहाँ पर पहले बताया है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू क्या होता है 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर। तो ये आ गया। तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो मालूम है हमको 1 2 3 4 5 में से कोई 4 दिया रहेगा और एक का क्या करना रहेगा वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा। तो जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट हो। तो यहाँ से तो हमको मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकलेगा, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर कोई कंडक्टर है जिससे करंट पास करा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यानी किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें दो बदलाव था, एक था राइट हैंड थंब रूल और इसी के सिमिलर है मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। यानी एक होता है मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो जैसे थंब हुआ तो इसको कुछ राइट हैंड हुआ तो इसको कुछ ऐसे रखेंगे। तो ये जो थंब होगा उसको क्या रखेंगे करंट के डायरेक्शन में। तो ये जो कर्लिंग फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे वायर है इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो थंब को ऐसे रखेंगे तो कर्लिंग फिंगर क्या है ऐसे है। तो जो ई वाला डायरेक्शन होता है वो क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कंडक्टर ऐसे है करंट ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसको ऐसे रखेंगे ऐसे, तो करंट यहाँ पे नीचे गया और ये जो फिंगर है वो क्या है ऐसे है। तो ये वाला जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है क्लॉकवाइज होता है ना। तो उस कंडीशन में इसमें क्या था कि व्हेन थंब ऑफ राइट हैंड put in direction of magnetic field, then curling direction of flow of current, then curling finger represented direction of magnetic field को। तो जैसे यहाँ पे कंडक्टर है तो अगर करंट तुम्हारा ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तुम्हारा ऐसे होगा। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में, ठीक है, क्योंकि ऐसे आ रहा है। और जब यहाँ पे डाउनवर्ड होगा ऐसे तो ये ऐसे जाएगा। तो अगर करंट डाउनवर्ड में जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज में हो जाएगा। उस कंडीशन में मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है कि when we put the front part of a screw
in direction of current, then thumb of right hand represent the direction of magnetic field। यानी इसने क्या था कि जैसे स्क्रू का मतलब जो स्क्रू कसा जाता है ना इसे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर राइट हैंड में उस स्क्रू को लिए और स्क्रू के नोक के डायरेक्शन में हम क्या किए, करंट को रखे, तो ये जो थंब है वो कहाँ पे है, इस साइड है। तो अगर ऐसे रखेंगे तो थंब तुम्हारा क्या है, इस साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। लेकिन अगर इसको अगर हम ऐसे रखते हैं तो तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। तो उस कंडीशन में अगर कोई करंट है तो करंट के डायरेक्शन में हम इसके स्क्रू को पॉइंट को रखेंगे। तो जो यहाँ पे ये हमारा थंब होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। उसके बाद एक चीज और याद रखना कि अगर मान लो कोई कहीं पे बहुत सारे सबस्टेंस रखे हैं, उसमें जानना है कि कोई मैग्नेट है, कौन मैग्नेट है और कौन मैग्नेटिक सबस्टेंस है, तो कैसे जानेंगे, तो सिंपल सा, तो उसका दो मेथड है। एक तो ये हो गया कि दोनों को ये फ्री फॉल लटका देंगे, तो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्थित होगा वो तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेट, और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्थित नहीं होगा वो तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक सबस्टेंस। सेकेंड क्या होगा, श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेट जो होता है वो हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होता है। यानी अगर मैग्नेट को जांच करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि रिपल्सन, तो याद रखना रिपल्सन, क्योंकि मैग्नेट जो होता है वो क्या कर सकता है कि मैग्नेटिक सबस्टेंस को भी अपने तरफ अट्रैक्ट ही करता है और दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट ही करता है। लेकिन मैग्नेट हमेशा क्या होता है, रिपेल करता है। तो जैसे दो मैग्नेट दे दिया जाए और दो मैग्नेट दे दिया गया, जैसे मान लो एक मैग्नेट है और ये क्या है, ये मैग्नेटिक सबस्टेंस है, इसको जांचना है कि ये तो कंफर्म है कि मैग्नेट हुआ और ये मैग्नेटिक सबस्टेंस है कि मैग्नेट है, इसको जांचना है। तो उसको पहले ऐसे लाएंगे तो वो अट्रैक्ट किया, तो मान लो ये नॉर्थ हुआ ये साउथ होगा तो भी अट्रैक्ट किया। अब इसको अपोजिट कर देंगे, तो अपोजिट कर दिए तो नॉर्थ इधर आ गया, नॉर्थ पोल चेंज हो गया, तो अब इसको रिपेल करना चाहिए। तो अगर रिपेल कर दिया तो इसका मतलब दोनों मैग्नेट है, लेकिन अगर अट्रैक्ट कर दिया तो इसका मतलब वो क्या है, मैग्नेटिक सबस्टेंस है। तो याद रखना कि अगर कोई मैग्नेट है या मैग्नेटिक सबस्टेंस, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स के द्वारा, और सेकेंड तुम्हारा फ्री फॉल में वो उसको लटका देंगे। तो अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्थित होगा तो मैग्नेट, और अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्थित नहीं होगा तो मैग्नेटिक सबस्टेंस। तो आज की वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। तो आप किसी भी बुक खोल लेना और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पहले जो भी पॉइंट है उसको सेल्फ स्टडी करना। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर है, कि स्टेट करंट कंडक्टर है, एक सर्कुलर है, एक सोलेनॉइड है, एक टोरिनॉइड है। तो उसके द्वारा कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, उसी को आगे हम स्टडी करेंगे। थैंक्स।